हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो हमारा मेन आर्टिकल है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करते हैं तो ऑफ कोर्स एज जैसा ये नेम बता रहा है कि आप यूनिफॉर्म जो कोड है सिविल कोड मतलब कि लोगों के द्वारा फॉलो किया गया कुछ सिविल लॉज वो यूनिफॉर्म होगा। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया है टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ अप्लाइंग यूसीसी इन द स्टेट, मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये एक ऐसा लॉ है जो कि हर रिलीजन पे या रिलीजियस कम्युनिटीज़ पे एप्लीकेबल होगा। मतलब कि हम जब यूसीसी का बात करते हैं तो जो पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि एक यूनिफॉर्म लॉ होगा जो हर एक रिलीजन पे एप्लीकेबल होगा। दूसरा होगा कि जो फ्रेगमेंटेड अलग अलग लॉज हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या हिंदू के लॉज हो सिविल लॉज, उसको हटा के हम एक यूनिफॉर्म लॉ बनाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो आप मेंशन करोगे वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। अगर हम मेजर माइलस्टोन देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो उसमें आपका पहला होगा कि समझना होगा कि पहले ये ओरिजिन कहाँ हुआ। तो ये ओरिजिन आपका देखो 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी में तक जाता है। जो फ्रेंच कोड था 1804 का, वहाँ उसमें बात की गई थी कि किसी भी तरह का जो कस्टमरी या स्टैट्यूटरी लॉज हैं उसको यूनिफॉर्म कोड से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मतलब कि ओरिजिन अगर आप देखो तो इसका जाएगा आपका फ्रांस। जब बात की गई थी कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू फ्रांस में एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ लाया जाएगा। दूसरा है आपका अगर प्री इंडिपेंडेंस का देखो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा लैक्स लॉ की रिपोर्ट। ये 1840 का था। इसमें बात किया गया था, ये समझता है, इसमें बात किया गया था कि एक यूनिफॉर्मिटी हो इन कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ और ताकि जो भी रिकमेंडेशन है इसके, ठीक है, एक उस जो भी इंडियन लॉज हैं उसका एक यूनिफॉर्म फॉर्म एक स्ट्रक्चर सामने आए। लेकिन इसमें कमी ये थी कि जो भी हिंदू या मुस्लिम लॉज थे उसको इससे बाहर रखने की बात हुई थी। ठीक है। दूसरा फिर अगर प्री इंडिपेंडेंस में आपका बी एन रॉ कमेटी भी आएगी जो कि बात की थी टू कोडिफाई हिंदू लॉज। और उन्होंने कहा था कि इस कोडिफिकेशन से फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि जो विमेन हैं, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट में वो हेल्प करेगा। तो ये आपका बी एन रॉ कमेटी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस जाए, पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपका आएगा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, जो कि प्रोवाइड करता था फॉर्म ऑफ सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, thus permitting any Indian to have their marriage outside the realm of any specific religious personal law। मतलब कि अगर आप अपने जो रिलीजन है उससे हट के, मतलब स्पेसिफिक जो भी पर्सनल लॉ है उससे हट के, ये एक तरह से आपका माध्यम बनता था मैरिज का। तो इसी में फिर बाकी जो हिंदू लॉज हैं वो इनेक्ट किए गए। तो अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस का बात करोगे तो इसमें आपका आएगा आपका स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का। उसके बाद अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए, इसमें पहला है आपका शाह बानो केस। शाह बानो केस इसलिए भी फेमस हुआ क्योंकि इससे पता चला कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है या वुमेन राइट्स हैं वो उनका भी जगह होना चाहिए हमारे जो पर्सनल लॉज हैं या सिविल लॉज है उसमें। इसमें पार्लियामेंट ने आउटलाइन किया था द कंट्रोल ऑफ अ कॉमन सिविल कोड। उसी तरह जॉर्डन डियनडैग एस एस चोपड़ा केस है। फिर सरला मुडगल केस है जिसमें कि रीटरेट किया गया था नीड फॉर पार्लियामेंट टू फ्रेम अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। फिर सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2017 का, जिसमें कि क्वेश्चन किया गया था लेजिटिमेसी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ तलाक बिदत यानी ट्रिपल तलाक, और फिर इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपका डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इसलिए आपका सायरा बानो जो केस है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि
बात क्या होती है कि हम क्यों फेवर में हमें सोचना चाहिए यूसीसी का। अगर आपको फेवर में बात करना हो, टॉपिक पॉइंट्स देने हो, तो क्या होंगे? इसका पहला होगा कि देखिए, जो हमारे लॉज हैं वो बहुत फ्रैगमेंटेड हैं, हिंदूज़ के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं। तो क्या होता है, इससे फ्रैगमेंटेशन के कारण यूनिफॉर्मिटी में प्रॉब्लम होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में लॉज को प्रॉब्लम होता है, और वुमेन राइट्स कई बार इस कारण सफ़र करते हैं। जो वुमेन है वो कई बार उनके राइट्स का हनन होता है। तो पहला ये है कि इससे सिंप्लीफिकेशन होगा और जो लॉज हैं वो इजीली इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। दूसरा है कि जो जेंडर इक्वलिटी, कई बार अलग अलग रिलीजन में, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं कहेंगे, हिंदू में भी जो पर्सनल लॉज है उनके कारण वुमेन पार्टिकुलरली, जो कि एक वेलनरेबल ग्रुप है, वो सफ़र करती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है। उसके बाद अगर जेंडर इक्वालिटी में जो मैंने कहा कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि इसका क्रिश्चियनिटी में भी एग्जांपल है कि उनको ना एडल्टरी के बेसिस पे उनको डिवोर्स नहीं मिल सकता। तो इसलिए उनको जब वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करती है तो एडल्टरी के साथ उनको क्रुएल्टी, बिस्टियलिटी, सोडोमी के लिए भी के थ्रू डिवोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसी तरह जो डॉटर्स हैं उनको डिप्राइव कर दिया जाता है ऑफ जॉइंट हायरशिप इन पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो जो वुमेन इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो उसके अगेंस्ट जाता है अगर अलग अलग लॉज हों, रिलीजियस लॉज डिफ़र करें तो। फिर दूसरा पॉइंट है कि जो भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो जुडिशरी है वो हमेशा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहीं ना कहीं बात किया है सो हमारे कोर्ट ने। इसमें आपका पहला आएगा शाहबानो केस या सरला मुडगल केस। ठीक है। तो ये ऐसे केस हैं जो आप कोट कर सकते हो। और बाकी अगर तो देखिए, हमारा जो देश है वो एक सेकुलर रिपब्लिक है, हम कोई थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, कोई हमारा स्टेट रिलीजन नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि हम कॉमन लॉ फॉलो करें, रूल्स में डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा कि हमें प्रोज क्या क्या हैं यूसीसी के, लेकिन कुछ कुछ नेगेटिव या आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूसीसी भी है, उसको भी मतलब अदर साइड ऑफ द कॉइन भी हमें समझने की ज़रूरत है। तो अगर नेगेटिव में बात करें तो देखिए, हमारा जो देश है बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी है। ठीक है। और हम कहीं ना कहीं इसके कारण रिच भी हैं कि हमारे पास हमारे इतने अलग अलग कस्टम हैं, कल्चर हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन हैं। तो उस डाइवर्सिटी के अगेंस्ट जाता है अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आते हैं। और देखिए, सिर्फ रिलीजन नहीं, अलग अलग स्टेट्स जो पार्ट्स हैं हमारे देश के, जैसे नागालैंड के अलग कस्टमरी लॉज हैं, मणिपुर के अपने अलग कस्टमरी लॉज हैं, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन भी दिए गए हैं ऐसे कस्टमरी लॉज को। तो ये जो डाइवर्सिटी है उसके अगेंस्ट है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरा है कि नो यूनिफॉर्मिटी इवन इन सिविल लॉज रिलेटिंग टू नॉन रिलीजियस मैटर, मतलब कि जो इंडियन लॉज हैं वो फॉलो करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मोस्ट सिविल मैटर। ठीक है। However, have made hundreds of amendment and therefore in certain matter there is diversity। मतलब कि अगर हम रिलीजन के अलावा भी जो भी लॉज बन रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी दिख रहा है। हर स्टेट अपने अनुसार लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसमें अमेंडमेंट्स डाल रहा है। तो दूसरा पॉइंट है कि इवन इन नॉन रिलीजियस मैटर हमें वो डाइवर्सिटी दिखती है। ठीक है। तीसरा है कि जो लॉ कमीशन जो हमारी है वो अलग अलग रिपोर्ट्स निकालती है, उसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के सपोर्ट में वैसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है। जो हमारा लॉ कमीशन है उसने कहा है कि यूसीसी इज़ नीदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज। मतलब हम लोग का जो अभी लेवल ऑफ डेवलपमेंट है या जो लेवल ऑफ जो ग्रोथ है उसमें लग नहीं रहा है कि हमें कोडिफिकेशन की ज़रूरत है। मतलब हर रिलीजन अपने अनुसार पर्सनल लॉज रख सकता है, लेकिन हाँ उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन एक यूनिफॉर्म करके आप नहीं मतलब ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा हो गया कि पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू। देखिए, जो रिलीजन का बात होता है या इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उसके बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो बहुत या तो उसको यूज़ करती है अपने अनुसार या तो टच नहीं करना चाहती क्योंकि उनको लगता है कि उनके वोट बैंक को असर करेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपका जब आप आर्ग्यूमेंट करोगे अगेंस्ट यूसीसी तब होगा। अब बात है कि वे फॉरवर्ड या रोड अहेड क्या होगा। तो देखिए, पहले तो हम ऊपर से चीज़ें कितना मतलब लागू नहीं कर सकते, हम थोप नहीं सकते अपने सिटीजन पे। ज़रूरत है कि हम उन्हें एडुकेट करें, अवेयर करें,
और ताकि वो खुद अंदर से उनके चेंजेस आए, वो रिफॉर्म हो, उनको उनके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात हो और हर रिलीजन अपने आप को रिफॉर्म करे। तो पहला है कि हमें अपने जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं, उन्हें एडुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कास्ट हो या रिलीजन हो, ये इनसेपरेबल है। हर आदमी का दिमाग कहीं ना कहीं कास्ट और रिलीजन से रिलेट करता है। अगर वो इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है, उन्हें एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उनके रिलीजन में। दूसरा है कि इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो ये कोई ऐसा जादू का छड़ी तो है नहीं कि सारे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएंगे। कई सारे लॉज हैं, लॉज होते हुए भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि यूसीसी इज़ अ मेथड, मैजिक पिल हो जिसके थ्रू सारे डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी भी जो तरीके हैं उनके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। उसी तरह जो बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं, वुमेंस ग्रुप हैं, जैसे सहेली, विमोचन, फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन और ह्यूमन राइट लॉयर्स, इन्होंने ड्राफ्ट किए हैं टेक्निकल डिटेल ऑफ जेंडर जस्ट एंड सेकुलर फैमिली लॉज। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि दूसरा जो पॉइंट है कि इरेडिकेट करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन हर तरह से, चाहे वो लीगली हो, लॉज वाइज हो, सिविल कोड हो। तो डिस्क्रिमिनेशन को एक नहीं, मल्टी मेथड से हमें इरेडिकेट करना पड़ेगा। और तीसरा है कि पीसमेल अप्रोच, मतलब कि धीरे धीरे चेंजेस लाएं। एक बार में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक लॉ लाए, एक चेंज लाए, एक रिफॉर्म लाए, इंस्टेड ऑफ एक साथ सारे यूसीसी कोड अप्लाई करने के। फिर चौथा है कि ओपनिंग पर्सनल लॉज फॉर पब्लिक डिबेट, मतलब कि हमें चाहिए कि सिटीजन खुद पार्टिसिपेट करें और जो चेंजेस हो वो खुद डिसाइड करें, खुद समझें कि क्या गड़बड़ है, कि कहाँ पे गैप्स हैं, और उसको रिफॉर्म हो लाया जाए, चाहे वो क्रिश्चियन मैरिज हो, हिंदू लॉज हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ हो। लास्टली है कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉज, मतलब कि कई बार क्या होता है कि जब कोडिफिकेशन नहीं होता तो जो भी मौलवी हो या जो लॉज हैं उसका मिसयूज़ हो जाता है, उस गैप्स को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। तो कोडिफिकेशन से क्या होगा, जो डिस्क्रिशन है वो कम होगा। तो आपका चौथा पॉइंट होगा कि पर्सनल लॉज को पब्लिक डिबेट के लिए खोल देना, ठीक है। और जो पांचवा पॉइंट है कि कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉज। तो यही मेन पॉइंट है जो कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर हम ऊपर से एक बार फिर से रिवाइज कर लें, तो पहले हमने समझा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, ठीक है। उसके बाद समझा कि उसके प्रोज क्या हैं, मतलब कहाँ से वो स्टार्ट हुआ। पहले तो हमने समझा कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, फ्रांस से हुआ, लेक्स लॉ की एक्ट के बारे में समझा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जैसे साहबानो केस, उसके बारे में समझा। उसके बाद हमने समझा क्यों फेवर किया जा रहा है अगर यूसीसी के बारे में, जैसे सिंप्लीफिकेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेट करके। फिर हमने समझा नेगेटिव, कि क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या क्या नेगेटिव है, उसे भी समझा। फिर उसके बाद हम गए वे फॉरवर्ड, या आगे कैसे बढ़ना है। तो इस तरह से हमने ये जो आर्टिकल है इसे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।